हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs है करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं, जो कि आपकी न्यूज़ है, चाहे द हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो, PIB में हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट न्यूज़ है उसको हम MCQs के द्वारा कवर करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू पैन ट्रांसक्रिप्टोम। तो जैसा कि आपने द हिंदू में भी एक आर्टिकल पढ़ा होगा जिसके अंदर पैन ट्रांसक्रिप्टोम जो टूल किट है उसको लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पे RNA और DNA की एनालिसिस या फिर उसकी जो सीक्वेंसिंग है उसको किया जा सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग टर्म्स के बारे में, जैसे कि जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम, मेटाबोलोम। तो जैसा कि आप जानते हैं एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है एक किसी भी पर्सन का जो जेनेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज DNA। तो इस DNA से फिर RNA बनता है। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन और सारी जो RNA की स्ट्रैंड्स है उनको हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। इन द सेम वे जितनी भी DNA के अंदर जीन्स हैं उन सबको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं जीनोम। फिर RNA से बनाए जाते हैं प्रोटीन्स और फिर इन प्रोटीन्स को अलग अलग रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। इन द सेम वे एक ह्यूमन के DNA से जितनी भी प्रोटीन्स बनी हैं उनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं प्रोटियोम। इसके अलावा भी अलग अलग जो स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके शुगर्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, तो इन सबको हम बोल देते हैं मेटाबोलोम। तो ये कुछ टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है आपके न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलती हैं। पैन ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जीनोम और ट्रांसक्रिप्टोम को कलेक्टिवली पैन ट्रांसक्रिप्टोम जो है ये बोला गया है। तो आपने द हिंदू में भी देखा होगा कि इट इज़ रादर अ लीनियर स्टैंड के बजाय कुछ ग्रुप ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम पैन ट्रांसक्रिप्टोम के नाम से जानते हैं। फिर अगर मैं बात करूं ये पैन जीनोमिक्स की फील्ड को भी इंक्लूड करता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। आंसर बनेगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। तो अगर मैं इस इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग बात करूं तो 2002 में इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत इस कंपनी को ऐड किया गया था, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अगर मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी क्रॉप की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो वेदर बेस्ड इंश्योरेंस है या फिर फार्मर से बेस्ड कोई भी इंश्योरेंस है वो इस कंपनी के अंडर लाई जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपनी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेट किया जाता है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो दैट मीन्स आपकी सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसको अलग अलग कैपिटल के साथ, फॉर एग्जाम्पल जो ऑथराइज्ड कैपिटल दैट वाज ₹1500 करोड़ एंड जो पेड अप शेयर कैपिटल था दैट वाज ₹200 करोड़ से इस कंपनी को बनाया गया था। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 में जो आपकी इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 है इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। आपने इसकी प्लेस को याद रखना है, दैट इज भोपाल की मैनेट यूनिवर्सिटी में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। अगेन अगर मैं इस इंटरनेशनल फेस्टिवल के रिगार्डिंग बात करूं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, साइंस की फील्ड में एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करना, तो ये कुछ इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर थीम जो है उसको रखा जाता है, जैसे कि जो हमारी 2022 की जो ये फेस्टिवल है जो कि 23 में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, इसका जो थीम है दैट इज मार्चिंग टूवर्ड्स अमृतकाल, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसके रिगार्डिंग आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू चाराइदियो मैदान। तो बेसिकली असम के पिरामिड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो असम के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। आपको देखने को मिलेगा कि नागालैंड के इवन जहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश खत्म होता है और असम वाला रीजन शुरू होता है, तो नागालैंड के फुट हिल्स पे आपको ये जो है देखने को मिलेगा। इसको पिरामिड्स ऑफ असम भी कहा जाता है। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली जो असम गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है उन्होंने इन पिरामिड ऑफ असम को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने की बात की है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इवन अगर मैं असम के शिवसागर टाउन की बात करूं तो वहां से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। तो दैट मीन्स आपने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इज नीदर 1 एंड नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको वेस्ट बंगाल का डियर पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जो डियर हैं ये देखने को मिलते हैं। स्पॉटेड डियर हो गया, इवन यहाँ पे ब्लैक बक्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो वेस्ट बंगाल के बल्लभपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। तो आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल। इसके अलावा भी ये न्यूज़पेपर में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो बेसिकली आपका जो आंसर बनेगा दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लेपर्ड 2 टैंक। तो अगर मैं इस टैंक के बारे में बात करूं तो जो जर्मनी है वो यूक्रेन को ये जो टैंक्स है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने इंडियन एक्सप्रेस के भी एक्सप्लेन सेक्शन में इसका आर्टिकल पढ़ा होगा। अगर मैं इस टैंक के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये एक बैटल टैंक है, जैसे कि हमारे नाग मिसाइल है यहाँ पे जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इन द सेम वे ऐसे अलग अलग जो टैंक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 को एक्सियल लाइट मशीन गन्स जो हैं इसके ऊपर लोडेड हैं, देन इज ऑल राउंड प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। एंड इवन ये जो टैंक है वो अलग अलग थ्रेट से बेसिकली प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे कि ये एंटी टैंक फायर है, माइंस के थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली जर्मनी जो है वो यूक्रेन को ये टैंक्स प्रोवाइड कर रही है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन सी है। तो दैट मीन्स आंसर इज बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पेशली आपसे टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो पेनिनसुला है उसके इधर आपके ईस्टर्न वाले रीजन में ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो लोकेटेड हैं, जहाँ पे आपको नल्ला मल्ला जो फॉरेस्ट्स हैं या फिर नल्ला मल्ला हिल्स जो हैं वो भी यहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि तेलंगाना वाले रीजन के यहाँ लाई करते हैं। तो बेसिकली जो आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व है वो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट ट्रैक का भी पार्ट है, और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी जो है ये देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तेलंगाना स्टेट के अंदर ये जो टाइगर रिजर्व है ये सिचुएटेड है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे कि इसके अंदर आपको डीप वैलीज, जॉर्जेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपने ध्यान देना है कि ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये कावेरी बेसिन के ऊपर सिचुएटेड है, गोदावरी रिवर के बेसिन के ऊपर ये सिचुएटेड नहीं है। तो अगर मैं गोदावरी और कावेरी बेसिन के बारे में बात करूं तो गोदावरी जो है आपको ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगी, वेयर एज जो आपका कावेरी है वो तेलंगाना वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इवन ये जो टाइगर रिजर्व है उसके ये टाइगर रिजर्व जो है वो कावेरी बेसिन पर ही सिचुएटेड है। तो दैट मीन्स गोदावरी रिवर पर ये सिचुएटेड नहीं है, आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्रोनिंगन गैस फील्ड। तो अगर मैं इस गैस फील्ड के रिगार्डिंग बात करूं तो न्यूज़पेपर्स में इस गैस फील्ड को शट डाउन करने की बात करी जा रही है। अगर मैं इसकी लोकेशन के बारे में बात करूं तो नॉर्थ ईस्टर्न जो नीदरलैंड है वहाँ पर ये जो गैस फील्ड है ये सिचुएटेड है, जो कि ज़्यादातर यूरोप वाले रीजन को गैस की सप्लाई जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसको शट डाउन करने की बात की जा रही है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये जो गैस फील्ड है ये कौन सी कंट्री के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्लैनेट परेड। तो प्लैनेट परेड के रिगार्डिंग बात करूं, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि जो वीनस है वो सैटर्न के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था, जो कि नाइट स्काई में आपको देखने को मिल रहा था। तो इसी के रिगार्डिंग एक आपको टर्म देखने को मिलती है, दैट इज प्लैनेट परेड। तो बेसिकली जिस टाइम पे नाइट स्काई होता है, जिस टाइम पे जो सनसेट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको एक लाइन के अंदर जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं ये देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो रिसेंटली बेसिकली वीनस और सैटर्न जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज लाई कर रहे थे, तो प्लैनेट परेड तो वो नहीं था, लेकिन प्लैनेट परेड भी आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म होता क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट जो हैं इसका फिनोमिना आपको नेकेड आई से अर्थ से देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर ये नाइट स्काई के अंदर ही देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो प्लैनेट्स है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू मीजल्स एंड रूबेला। मीजल्स एंड रूबेला के बारे में बात करूं तो न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि तेलंगाना रीजन के अंदर, तेलंगाना महाराष्ट्र रीजन के अंदर मीजल्स जो है उसका आउटब्रेक हुआ है। इसके अलावा भी द हिंदू में भी एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो टारगेट है कि मीजल्स और रूबेला को इरेडिकेट करना है, वो टारगेट धीरे धीरे जो है आगे एक्सटेंड होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले इसकी जो इरेडिकेशन ईयर था वो 2015 रखा गया था, इवन 2018 2020 भी रखा गया था, अभी 2023 भी रखा गया था, लेकिन अभी तक भी जो मीजल्स और रूबेला है इसका इरेडिकेशन नहीं हुआ है। इसके आउटब्रेक्स अभी भी देखने को मिलते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात, मीजल्स और रूबेला जो है ये एक वायरस की वजह से होता है, तो दैट मीन्स दे आर वायरल डिजीजेस। तो यहाँ पे मीजल्स और रूबेला सिर्फ एक पर्टिकुलर वायरस की वजह से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मीजल्स कॉज करने वाले वायरस को मीजल्स वायरस कहते हैं और रूबेला कॉज करने वाले वायरस को रूबेला वायरस के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये इन दोनों वायरसेस जो है, जब भी ये किसी पर्सन के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे सिमिलर सिम्टम्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, स्किन के ऊपर रैशेज आने लग जाते हैं, फीवर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज हो जाती हैं, रनी नोज हो जाता है। तो स्पेशली ये नेज़ल चैम्बर और जो थ्रोट वाला रीजन है उसको भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको कॉमन सिम्टम्स जो है ये देखने को मिलेंगे। हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये इलनेसेस हैं दोनों की दोनों, लेकिन ये सेम वायरस की वजह से नहीं होता। हालांकि आपको साइंस एंड जो सिम्टम्स हैं ये सेम देखने को मिलेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी और आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3। इवन अगर मैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर एक वैक्सीन है जिसका नाम है MMR, दैट इज मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। तो इसकी एक कॉमन वैक्सीन जो है हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर बेसिकली ऐड की गई है, ताकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन अभी भी आउटब्रेक जो है इसके देखने को मिलते हैं। तो दैट मीन्स दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।